अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में फ्लो चार्ट तक पहुंचे थे। सब लोग पिछली क्लास का काम चेक कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, ये टॉपिक चल रहा है। देखो ये जो टॉपिक है ये चल रहा है, सेंसिंग डिवाइस पहले लगेगी, फिर प्रोसेसिंग यूनिट, फिर आउटपुट डिवाइस। इसकी एग्जाम्पल देखो, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर। ये जो आजकल स्टेज वगैरह पे और ऑनलाइन क्लासेस में यूज हो रहा है, ये उसी की एग्जाम्पल से मैंने लिए। ये कॉपी होगी स्क्रीन। अब हेडिंग डालिएगा फीडबैक। सर प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड, कॉपी नहीं हुई। Yes sir, you can change now. देखिए, अब हेडिंग डालिएगा फीडबैक। सब लोग हेडिंग डालिएगा फीडबैक। अब ये जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं फीडबैक का, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं उनका, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं उनका ज्यादातर जो काम होता है वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ से रिलेट करता है। आपने बटन दबाया, पंखा घूमना शुरू हो गया, और फिर आपने बटन ऑफ किया तो पंखा बंद हो गया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव को ऑन किया, थोड़ी देर माइक्रोवेव चलता रहा, फिर आपने टाइम सेट किया हुआ था तो 3 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद वो खुद ही बंद हो गया। इसको फिजिक्स में कहते हैं फीडबैक। आपने वॉशिंग मशीन ऑन की, उसको आपने 10 मिनट पे रख दिया, 10 मिनट के बाद वो बीप करेगी और वॉशिंग मशीन बंद हो जाएगी। आपने एसी ऑन किया, आपने उसमें थर्मोस्टेट पर टेम्परेचर लगा दिया 24, अब वो 24 पे खुद ही ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है। इसको कहते हैं फीडबैक। जहां इस तरह की ऑटोमेशन होती है, यानी कि आपके पास इनपुट है, प्रोसेसर है, आउटपुट है, लेकिन आप फीडबैक लगाते हैं ताकि सिस्टम खुद ब खुद चलता रहे।
जैसे अब आजकल मॉक्स करीब आ रहे हैं तो लोग लेट नाइट पढ़ते हैं, तो आपने वो डीफ्रीजर की एक आवाज सुनी होगी क्लिक करके ऑन होने की, खुद ही ऑफ भी होता है। इसको फिजिक्स में कहते हैं फीडबैक। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, सर जो फ्रीजर ऑन ऑफ आवाज निकालता है, सो उसका क्या मतलब है कि वो फीडबैक? उसका जो कंप्रेसर है वो ऑन होता है, फिर कंप्रेसर ऑफ होता है। ऐसी आवाज एसी से भी आती है। उसकी जो कूलिंग है वो रुक जाती है, फिर कूलिंग स्टार्ट होती है, फिर कूलिंग रुकती है। लिखिएगा फीडबैक। फीडबैक इज अ लिंक बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। Feedback is a link between input and output device. Feedback is a link between output and input device. It is commonly used for automation. It is commonly used. It is commonly used for automation. चलो हेडिंग डालो, नीड फॉर पावर रेटिंग। 2 लाइनें छोड़कर हेडिंग डाल दो। देखो अब जब हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखते हैं तो उन पे लिखा होता है 200 वॉट 220 वोल्ट फॉर एग्जांपल, तो ये इसको कहते हैं पावर रेटिंग। डिवाइसेस पे पावर लिखी हुई होती है। आप एक एसी खरीदने जाएं, उस पे लिखा हुआ होता है 2000 वॉट। आप एक हेयर ड्रायर खरीदें, हेयर स्ट्रेटनर खरीदें, उस पे भी पावर लिखी होती है। इसको कहते हैं पावर रेटिंग। चीजों पर उनकी पावर लिखी हुई होती है। तो लिखिएगा कि इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस, it is a common practice to mark। फीडबैक का एप्लीकेशन है ये, नीड फॉर पावर रेटिंग। मैंने कहा था 2 लाइनें फीडबैक इसका यूज हो। मैंने कहा कि देखें, मैंने यस सर। 2 लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा नीड फॉर पावर रेटिंग। ये बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। लिखिएगा कि पावर, it is a common practice to mark power on electrical and electronic devices.
It is a common practice to mark power on electrical and electronic devices. It is a common practice to mark power on electrical and electronic devices फॉर एग्जाम्पल लिखकर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी. नंबर 1, अब पावर रेटिंग लगाने की जरूरत क्या है, मतलब क्यों लिखते हैं पावर. जब आप एक शॉप पर जाते हैं और आप कहते हैं मुझे एनर्जी सेवर चाहिए, तो अगर आपको एनर्जी सेवर चाहिए तो उस पर लिखा होता है 15 वॉट. तो 15 वॉट लिखने की क्या जरूरत है. 15 वॉट लिखने की क्या जरूरत है. इसका पहला रीजन देखें क्या है. इसका जो पहला रीजन है वो क्या है. इसका पहला रीजन है लोड. हम इसके थ्रू बताते हैं कि डिवाइस पर, हम इसके थ्रू बताते हैं कि डिवाइस पर, डिवाइस को जब आप लगाएंगे तो उसका लोड कितना होगा. आपने देखा होगा ना, एसी को एक खास तरह के 3 पिन प्लग में लगाते हैं. जो हमारे मोबाइल चार्जर है वो डायरेक्ट नहीं लगते, उनके लिए एक एडॉप्टर आता है जिसको हम लोग चार्जर कहते हैं. अगर आप उसको डायरेक्ट प्लग में लगाएं तो वो डैमेज हो जाएगा. तो असल में जो पावर होती है वो ये बता देती है कि डिवाइस का लोड कितना है. जैसे आपको पास पेपर में इलेक्ट्रिक केटल का बहुत जिक्र मिलेगा. ये 3000 वॉट की डिवाइस है. देखिएगा, नंबर 1 लोड. परफॉर्मेंस. एक और चीज जो पावर से पता चलती है वो पता चलती है परफॉर्मेंस. जैसे आप एसी लेने जाते हैं ना, एयर कंडीशनर, तो आपको वो बताता है कि ये 2 टन का एसी है, ये 1.5 टन है, ये 1 टन है. उससे आपको पता चलता है कि उसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है. जितना अच्छा ज्यादा वॉट का एसी होगा, जितनी ज्यादा वॉट का एसी होगा, उसका जो पावर है, उसका जो पावर जितना ज्यादा होगा उसकी कूलिंग उतनी ज्यादा होगी. ये नंबर 2 में कॉपी होगा. जितना ज्यादा वॉट होगा उतनी ज्यादा कूलिंग होगी. उतनी ज्यादा वो, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा, उतना ज्यादा उसकी कूलिंग पावर होगी. ये हीटर्स में भी यही होता है. बड़े हीटर ज्यादा वॉट के होते हैं, छोटे हीटर कम वॉट के होते हैं.
अब देखो अगली चीज है इकोनॉमी। जो पावर लिखी भी होती है उससे ये भी पता चलता है कि बिल कितना आएगा। पहले हुआ करते थे फिलामेंट लैंप, 100 वॉट का फिलामेंट लैंप होता था। फिर आ गए फ्लोरेसेंट लैंप जिनको हम लोग एनर्जी सेवर कहते हैं, वो 20 वॉट के हैं। अब आ रहे हैं एलईडी लैंप्स और ये उससे भी सस्ते, सॉरी उससे भी कम पावर लेते हैं, 10 वॉट। इसका मतलब इनका जो बिल है वो और कम आएगा। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। चलो अब देखो नंबर 4, पावर रेटिंग लिखने का। देखिएगा कि अच्छा, अब जो पावर रेटिंग होती है ना, उससे ये भी पता चलता है कि वहां आपका जो डिवाइस है उसको यूज कितनी एहतियात से करना है। जो बड़े डिवाइसेस होती हैं एसी वगैरह, उनको ज्यादा सेफ्टी चाहिए होती है क्योंकि उनकी पावर ज्यादा होती है। अब पावर ज्यादा होने से खतरा होता है कि उसको कोई हाथ लगाएगा तो नुकसान हो सकता है। तो ये बेसिकली सेफ्टी फीचर में आता है। ये वाला चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। आप लोग पेज बदल दो, आप लोग पेज बदल दो और अब हेडिंग डाल दो। आप लोग पेज बदल दो और हेडिंग डालिएगा न्यूक्लियर फिजिक्स। ये हमारा इस तरफ से लास्ट चैप्टर है। हेडिंग डालिएगा न्यूक्लियर फिजिक्स और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इस तरफ से जो बड़े चैप्टर्स हैं उनमें ये आखिरी चैप्टर है। उसके बाद जो क्लास 9th का वर्क है वो रह जाता है। 9th का 10th का जो वर्क है थर्मल फिजिक्स वगैरह, वो आसान चैप्टर्स हैं। मैंने उनकी रिवीजन लेक्चर्स भी ग्रुप पे डाले हुए हैं ताकि अभी मिड टर्म में तो सबको पता है कि पूरा ही कोर्स आता है। तो मिड टर्म में आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको पास पेपर ही करने हैं। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पास पेपर की हफ्ते में एक क्लास और ऐड हो जाए। सेफ्टी का मतलब मैंने बताया ना, जैसे एसी होता है, एयर कंडीशनर होता है, तो उसका सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है, उससे उसको एहतियात से ऑन ऑफ करते हैं। अब मोबाइल चार्जर को तो आप देखते हैं ना, उतनी सेफ्टी कोई नहीं देता क्योंकि उसकी पावर कम है। जिन डिवाइसेस की पावर ज्यादा होती है, एसी है, जनरेटर्स हैं,
पानी की मोटर होती है घर में, उनको बड़ी एहतियात से ऑन ऑफ करते हैं, क्योंकि उनसे खतरा होता है कि वो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। आपने देखा होगा ना, लोग मोबाइल चार्जर को बड़ी कैजुअली यूज कर रहे होते हैं, हालांकि उसमें भी खतरा होता है। आप लोग जानते हैं कि मोबाइल चार्जर भी स्पार्क कर सकता है, लेकिन जो बड़ी डिवाइसेस हैं जैसे आयरन वगैरह, इस्त्री वगैरह, उसको हम एहतियात से यूज करते हैं। पेज बदल दीजिएगा, हेडिंग डालिएगा न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी। बड़े चैप्टर्स जो हैं फिजिक्स के, हैवी वेट चैप्टर्स में ये आखिरी चैप्टर है। जो मेरी स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि बड़े चैप्टर सारे खत्म करा लिए जाएं अच्छी सी तरीके से, मेहनत से। अब जो आसान चैप्टर्स हैं वेव्स वगैरह के, उनको हम जल्दी भी कर सकते हैं, उनकी रिवीजन लेक्चर भी पढ़े हुए हैं, वो आप आराम से खुद भी रिवाइज कर सकते हैं। फिजिक्स में जो ग्रेड आता है वो इन बड़े चैप्टर्स में से आता है, क्योंकि यहीं पर बच्चे गलतियां भी करते हैं। चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स और चैप्टर की पहली हेडिंग आएगी रेडियो एक्टिविटी। चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविटी और पहला कॉन्सेप्ट बनाओ इंट्रोडक्शन में कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। ये ऐसी रेज होती हैं जो खुद ब खुद निकलती हैं, ऑटोमेटिक हैं, नेचुरल फिनोमिना है। दुनिया में कुछ सब्सटेंसेस मिले थे जो ऐसी रेज इमिट करते हैं, जो फोटोग्राफिक फिल्म पर अपना इमेज बनाती हैं। मतलब अगर आप उनको रखें और सामने कोई फोटोग्राफिक फिल्म रखें, वो जो आपने देखी एक्सरे जिस पर होता है, ब्लैक कलर की प्लेट सी होती है प्लास्टिक, उसको कहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। उसको रखें तो उस पर इमेज आता था। ये रेस इनविजिबल होती हैं, खुद से निकलती हैं और बहुत खतरनाक रेज होती हैं। इस फिनोमिना को नाम दिया गया था रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आएगी।
देखो अब आपने इसमें क्या नोट किया, इसमें नोट किया कि द फिनोमिना इन विच, अब आप इसकी एक डायग्राम सी बना लो। पेपर में ओ लेवल में किसी भी टॉपिक में कोई लंबी डिटेल नहीं आती, बस आपको ये पता चल गया कि कुछ दुनिया में ऐसे सब्सटेंसेस मिले थे, ऐसी रॉक्स मिली थी जो इनविजिबल रेस इमिट करती हैं और उनसे फोटोग्राफिक फिल्म पर एक इमेज आता है। इसको कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। ये वाली डायग्राम बनेगी। डायग्राम बनाइएगा। देखिए अब ये जो आप देख रहे हैं, इस डायग्राम को आप देख रहे हैं और इस डायग्राम को देखकर आप अंदाजा लगाएं कि इसमें इनविजिबल रेज हैं, सामने फोटोग्राफिक फिल्म है। अब उसके बाद हेडिंग डालिएगा हैजर्ड सिंबल। रेडियो एक्टिव रेज नजर तो आती नहीं है और रेडियो एक्टिव रेज बहुत खतरनाक होती हैं। दे आर वेरी डेंजरस टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनसे बहुत शदीद किस्म का नुकसान हो सकता है और इनका ये भी प्रॉब्लम है कि इनका नुकसान एकदम से नहीं होता। जो आमतौर पे रेडियो एक्टिव रेज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं और कुछ अरसे के बाद इनसे फिर नुकसान होना शुरू होता है। इसलिए इन्होंने क्या सोचा हुआ है कि इसका एक हैजर्ड सिंबल बनाया हुआ है। जो चीजें रेडियो एक्टिव होती हैं उन पर ये सिंबल लगा देते हैं ताकि आप गलती से भी उनके करीब ना जाएं। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ऐसे रफली कॉपी कर लीजिएगा सिंबल को। सर ये किस चीज का सिंबल है? पढ़ें, देखें टॉपिक क्या लिखा हुआ है। ओह सॉरी आई मिस्ड। ओके लिखिएगा रेडियो एक्टिव रेज आर वेरी डेंजरस। लिखिएगा रेडियो एक्टिव रेज आर वेरी डेंजरस एंड बीइंग इनविजिबल and being invisible radioactive rays are very dangerous and being invisible and being invisible radioactive rays are very dangerous and being invisible they need a hazard symbol they need a hazard symbol। क्योंकि नजर नहीं आती ना, तो जो चीज नजर ना आए उसके लिए फिर कुछ सिंबल बनाना पड़ता है। ये वो सिंबल है
चलो हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ एन एटम। हेडिंग डाल दो, कॉन्सेप्ट ऑफ एन एटम। हमने ओ लेवल केमिस्ट्री में, आप लोगों ने ओ लेवल केमिस्ट्री में एटम का ये वाला मॉडल पढ़ा हुआ है कि बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, अलग अलग शेल्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हमने आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि बीच में न्यूक्लियस होता है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। देखो बीच में न्यूक्लियस है ये ना, और बाहर डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसकी कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती। न्यूक्लियस जस्ट ऐसे ना, जैसे आप लोग स्नूकर खेलते हैं या कैरम बोर्ड खेलते हैं तो सारी जो डिस्क्स होती हैं उनको एक जगह कलेक्ट कर देते हैं, उस तरह बीच में रखी होती हैं। और जब आप इनको गौर से देखेंगे तो इनमें बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक रिपल्शन मौजूद होती है, और इसकी वजह से न्यूक्लियस में से रेज निकलती हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं, जिनको कहते हैं रेडियो एक्टिव रेस। लिखिएगा कि a nucleus does not have a physical boundary. A nucleus does not have a physical boundary. A nucleus does not have a physical boundary. It contains protons and neutrons. It contains protons and neutrons. It contains protons and neutrons. फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखिएगा प्रोटॉन्स रिपेल ईच अदर। प्रोटॉन रिपेल ईच अदर। प्रोटॉन्स रिपेल ईच अदर। So a nucleus can be unstable. So a nucleus can be unstable. उसमें लिखिएगा unstable nucleus releases radioactive rays. Unstable nucleus releases radioactive rays. फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
उसके बाद अब ये कॉपी करिएगा, ऑल टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव रेस इमिट फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितनी भी रेडियोएक्टिव रेस होती है कहां से? न्यूक्लियस से। ये तुम लोग शुरू से कॉन्सेप्ट बना लेना। इस चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसका मतलब तमाम तरह की रेस इमिट कहां से हो रही हैं? तमाम तरह की जो रेज हैं वो इमिट हो रही हैं न्यूक्लियस से। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। जो जो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाते हैं, जैसे आप लोग जो केमिस्ट्री लेते हैं उन्होंने नाम सुना होगा रेडियम, रेडॉन, यूरेनियम, एस्टाटीन, ये लोग अनस्टेबल होते हैं। बाकी कुछ हल्के न्यूक्लियस भी अनस्टेबल हो जाते हैं, बट ज्यादातर जो इस तरह के बड़े वाले न्यूक्लियस होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। तो आप इसमें लिखिएगा, ये जो आपने अभी लिखा था उसके आगे लिखिएगा कि फॉर एग्जांपल रेडियम, रेडॉन, फॉर एग्जांपल रेडियम, रेडॉन, यूरेनियम, एस्टाटीन आर अनस्टेबल रेडियम, रेडॉन, यूरेनियम, एस्टाटीन आर अनस्टेबल अब कुछ छोटे न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे हमारे कोर्स में ना C14 का नाम आता है। जो छोटे कुछ न्यूक्लियाई होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं जो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। लिखिएगा लाइटर एलिमेंट्स कैन बी रेडियो एक्टिव ऑल्सो। लाइटर एलिमेंट्स कैन बी रेडियो एक्टिव ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल C14। रेडियो लाइटर एलिमेंट्स कैन बी रेडियो एक्टिव ऑल्सो, फिर लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल C14। चलो हेडिंग डालो, एनालिसिस ऑफ रेडियो एक्टिव इमिशंस। हेडिंग डालिएगा एनालिसिस ऑफ रेडियो एक्टिव इमिशंस।
देखो इसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले इन्होंने लगाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप हेडिंग डालिएगा, यूजिंग, साइड हेडिंग डालिएगा यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, साइड हेडिंग डालिएगा यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, साइड लिखिएगा, साइड हेडिंग डालिएगा यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो अल्फा बीटा जो आप नाम सुनते हैं कोर्स में, वो यहाँ पर आते हैं, एनालिसिस ऑफ रेडियो एक्टिव इमिशन। जब रेडियो एक्टिव रेज डिस्कवर हो गई, जब रेडियो एक्टिव रेज डिस्कवर हुई, तो इन्होंने सोचना शुरू किया कि अब इनको एनालाइज कैसे करें, इनके फीचर्स कैसे डिस्कवर होंगे। तो इसके लिए इन्होंने लगाई सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप साइड हेडिंग दीजिएगा यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपको दिखाई दे रही है, लेफ्ट साइड पे देखिएगा और राइट साइड पर नीचे एक रेडियो एक्टिव सोर्स पड़ा हुआ है और यहां लिखा हुआ है लेड लाइंड बॉक्स। अब ये आप बहुत सुनेंगे इस चैप्टर में, एक डब्बा लेकर उसमें ना लेड की लाइनिंग कर देते हैं। लेड एक, जैसे आप केमिस्ट्री में जानते हैं ना, लेड एक मेटल है, रेडियो एक्टिव सोर्स है, इवैक्यूएटेड चैम्बर, इस चैम्बर में से आपने हवा निकाल ली है, ऊपर एक फोटोग्राफिक फिल्म रखी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों तरफ कनेक्शन है। लेड लाइंड बॉक्स, लेड लाइन बॉक्स का मतलब इसके अंदर लेड की लाइनिंग हुई हुई है, और ये आपको नजर आ रहा है एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। यहां से रेज निकल कर ऊपर जा रही हैं और यहाँ पर उसका एक स्पॉट बन रहा है, यहाँ पर उसका एक स्पॉट बन रहा है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे तो इधर से आएगी पॉजिटिव प्लेट, इधर हमने लगा दी नेगेटिव प्लेट। जो पार्टिकल्स हैं कुछ राइट को मुड़ेंगे और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो लेफ्ट को मुड़ जाएंगे। इससे पता चला कि रेडियो एक्टिव रेस के अंदर तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं। तीन तरह के पार्टिकल्स क्यों? क्योंकि जो राइट को मुड़ेंगे उन पर प्लस होगा, इधर नेगेटिव प्लेट है ना, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है। इनको नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल्स का। कुछ पार्टिकल्स लेफ्ट को मुड़े और उन पर जो चार्ज था वो नेगेटिव था, ये कहलाते हैं बीटा पार्टिकल्स। अच्छा, कुछ ऐसे थे जो सीधा गए और इनको नाम दिया गया गैमा रेस का, ये लेफ्ट राइट डिफ्लेक्ट नहीं हुए। अब हमारा आज का अगला कॉन्सेप्ट बन गया, साइड हेडिंग दीजिएगा यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, साइड हेडिंग दीजिएगा यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें ये वाली डायग्राम, पूरी डायग्राम कॉपी होगी, ये वाली डायग्राम कॉपी करिएगा।
देखिए अल्फा बीटा गैमा जो है ना वो सिंपल नाम रखे हुए हैं बस, और कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है। अल्फा वो पार्टिकल्स हैं जो कि पॉजिटिव होते थे क्योंकि वो माइनस की तरफ मुड़े थे। बीटा वो पार्टिकल्स थे जो कि नेगेटिव होते हैं। गैमा वो पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं और सीधे जाते। बाकी इनके नाम तो ऐसे ही रख दिए इन्होंने खुद ही, अल्फा बीटा गैमा कुछ भी हो सकता था। तो बस ये पार्टिकल्स हैं जो डायग्राम में नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो आपने फील्ड देखी है, ये जो आपने डायग्राम देखी है, ये जो डायग्राम देखी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिएगा जो डिफ्लेक्शन होती है उसमें अल्फा की डिफ्लेक्शन कम है और बीटा की डिफ्लेक्शन ज्यादा है। अल्फा की डिफ्लेक्शन कम है और अल्फा की डिफ्लेक्शन कम है और बीटा की डिफ्लेक्शन ज्यादा है। अब मैं आपको इसकी कुछ एक एनिमेशन दिखा रहा हूं समझाने के लिए कि हाउ इट वर्क्स। The British scientist Ernest Rutherford was one of the first to show that radioactivity could consist of three distinct types of radiation. The three types differ in their response to an electric field. A source of radioactivity is passed through a hole to form a beam. The beam is directed at a fluorescent screen, which is illuminated when it is struck. In the absence of an electric field, all the radioactivity beam strikes the target at a single point. When an electric field is applied, the initial beam is separated into three components. One of these is deflected upward by the electric field, indicating that it is negatively charged. These radioactive emissions are called beta rays. A part of the beam is deflected downward, indicating that these particles are positively charged. These radioactive emissions are called alpha rays. Notice that the alpha particles are deflected less than the beta particles by the same electric field. This occurs because the alpha particles are more massive, but the amount of deflection is also determined by the relative energies of the different types of radiation. The portion of the original beam that is undeflected is due to radiation that is not charged. These emissions are referred to as gamma rays. Other experiments showed later that the beta rays are actually high-speed electrons. The alpha particles proved to be helium nuclei. The gamma rays are high-energy photons, analogous to X-rays. The British ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि तीन तरह की रेडिएशंस होती हैं। रेडिएशंस तीन तरह की होती हैं, अल्फा बीटा और गैमा। अब चूंकि ये एक बड़ी क्लास है 11 to 1 हमने रखी हुई है, तो यहाँ पर एक 5 मिनट का ब्रेक है। आप देयर इज अ 5 मिनट ब्रेक और हम इसको 5 मिनट के बाद रिज्यूम करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक है और हमने इस वाले कॉन्सेप्ट पे लाके छोड़ा है।
चलो अब हम इसको रिज्यूम कर रहे हैं, हम अपने काम को रिज्यूम कर रहे हैं जहां से हमने इसको छोड़ा था। हम लोग अपने काम को रिज्यूम कर रहे हैं जहां से हमने इसको छोड़ा था। देखो अब कॉन्सेप्ट पहले ये बनेगा कि डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन मास। जब जिसका चार्ज ज्यादा होता है उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होती है, जिसका मास ज्यादा होता है उसकी डिफ्लेक्शन कम होती है। लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अच्छा ये केमिस्ट्री वाले सिंबल्स हैं ना, ये इस चैप्टर में यूज होंगे, लेकिन आपको कुछ याद बात नहीं करना, वो आपको पूरा सिंबल और सब कुछ देगा। बस आप ये याद रखिएगा कि ये जो बड़ा नंबर होता है ऊपर वाला, ये मास होता है। आप रेशो बनाएं और रेशो बना के आप बता सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल, ये जो अभी आपने देखा ना डिफ्लेक्शन, ये कौन सा पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो आप नीचे लिखिएगा कि बीटा पार्टिकल्स, जो आपने भी जहां से छोड़ा था, लिखिएगा बीटा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट मोर देन अल्फा। बीटा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट मोर देन अल्फा। बीटा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट मोर देन अल्फा चलो अब लाइन चेंज करके ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी कि हम डिफ्लेक्शन निकालते कैसे। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
डिटेक्शन, फोटोग्राफिक फिल्म, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, दो तरह की चीजों से डिटेक्शन हो सकती है। एक है फोटोग्राफिक फिल्म, वो जो एक्सरे फिल्म कहलाती है, और एक आपने अभी एनिमेशन में देखी थी, इसको कहते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन। दो चीजें हैं जो रेडियो एक्टिव रेस को डिटेक्ट कर सकती हैं। ये भी कॉपी होगा। रेडियो एक्टिव रेस वैसे नजर नहीं आती ना, तो हम उनको डिटेक्ट करने के लिए लगाते क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म और फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये कॉपी होगा। हेडिंग डालिएगा यूजिंग, साइड हेडिंग दीजिएगा यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। रेडियो एक्टिव रेस को एनालाइज करने का दूसरा तरीका था मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड में ये जरा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ाया था कि जिस डायरेक्शन में नेगेटिव पार्टिकल जाते हैं, करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। अच्छा, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव पार्टिकल जाते हैं वही डायरेक्शन करंट को मिलती है। ये रीजन क्या है? दिस इज कॉल्ड अ कन्वेंशन। इसका कोई रीजन नहीं हो सकता, बल्कि सिंपल ये कि कन्वेंशन है। क्या कन्वेंशन है? नेगेटिव की डायरेक्शन के ऑपोजिट करंट होगा और पॉजिटिव की डायरेक्शन ही में करंट होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट कॉपी कर ले, ये वाला कॉन्सेप्ट कॉपी कर ले। देखो, अब यहां से तुम्हें ये डायग्राम देखनी है। ये डायग्राम मैंने बनाई है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपको बस इसको याद करना है। इस वक्त फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो रिवाइज करने का वक्त नहीं अभी, लेकिन मैंने आपको बहुत डिटेल से करवाया था और मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर डिफ्लेक्शन होती है। अच्छा, बीटा और अल्फा अलग अलग डायरेक्शन में क्यों मुड़े? क्योंकि बीटा नेगेटिव है और अल्फा पॉजिटिव है। गैमा रेस पे चार्ज ही नहीं होता। आपको ये भी याद हो कि ये जो क्रॉस लगा होता है इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इन द पेज। नीचे रेड कलर का रेडियो एक्टिव सोर्स है और उसके ऊपर ये जो रेक्टेंगल सा बना हुआ है इसको कहते हैं लेड लाइन बॉक्स। तो इन्होंने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड लगाई। जब उसमें से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स गुजरे
तो कुछ पार्टिकल्स राइट को मुड़ गए और कुछ पार्टिकल्स लेफ्ट को मुड़ गए। तो अब आपको, आपने जो हेडिंग डाली थी, सॉरी ये वाली, उसमें ये लिखा, फिर ये कॉपी होगा, अब ये वाली डायग्राम कॉपी होगी, ये पूरी डायग्राम। अब ये चार्ज पार्टिकल इस तरह डिफ्लेक्ट होंगे, कुछ लेफ्ट को जाएंगे, कुछ राइट को जाएंगे। आप नीचे लिखिएगा कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो जो हल्के पार्टिकल्स हैं जिनका मास कम है उनका रेडियस भी कम होगा। जिन पार्टिकल्स जैसे अल्फा का मास ज्यादा है तो उसका रेडियस भी ज्यादा है। ये कॉपी होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, आपने रोड पे देखा होगा ना कि छोटी गाड़ियां जल्दी टर्न कर जाती हैं। अब जो बड़ी गाड़ी होती है, ट्रक्स वगैरह, वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ते हैं। तो फिजिक्स कहती है कि जिसका मास ज्यादा है उसका रेडियस भी ज्यादा होगा, जिसका मास कम है उसका रेडियस भी कम होगा। चलें नीचे लिखिएगा कि डिफ्लेक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। देखिएगा, डिफ्लेक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड by Fleming's left-hand rule. Deflection can be predicted by Fleming's left-hand rule.
देखो अब हेडिंग डलेगी टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव इमिशंस, 2 लाइनें छोड़िएगा। टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव इमिशंस, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा के साथ लफ्ज पार्टिकल नहीं है बल्कि लफ्ज इस्तेमाल हुआ रेज। इसका मतलब इनमें पार्टिकल्स नहीं है, इनमें सिंपली रेज हैं। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। चलो अब हेडिंग डाल दो अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल में साइड हेडिंग दीजिएगा नंबर 1 नेचर, मतलब ये पार्टिकल्स को इन्होंने खोल के चेक किया कि ये होते क्या हैं। तो हेडिंग है अल्फा पार्टिकल्स और इसमें नंबर 1 है नेचर, तो साइड हेडिंग दे दीजिएगा नेचर। देखो अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई, अल्फा पार्टिकल्स में हेडिंग डालो नंबर 1 नेचर। ठीक है, अब देखो अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो नेचर वाइज हीलियम न्यूक्लियस होते हैं। उनको लिखते कैसे हैं, केमिस्ट्री का सिंबल यूज करते हैं He, ऊपर 4 नीचे 2। इसका मतलब मास 4 है, चार्ज +2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल एक पैकेट होता है जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आपने सबसे पहले ये इनकी नेचर में डेफिनेशन लिखनी है कि अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई। उसके बाद ये कॉपी करिएगा। उसके बाद सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अल्फा पार्टिकल की जो नेचर है उससे रिलेटेड ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4u। फिजिक्स में इसको कहते हैं यूनिफाइड मास कांस्टेंट। और जो लोग आप में से केमिस्ट्री लेते हैं उनको ये सिंबल बड़े अच्छे से पता है। ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको कहते हैं रिलेटिव मास, और नीचे वाले नंबर को कहते हैं प्रोटॉन नंबर। तो ये भी कॉपी करिएगा कि हम फिजिक्स में ये मास बिल्कुल वैसे ही होता है, बट इसके साथ एक यू लिखते हैं। यू जैसे आप यूनिट होती है ना, उस तरह से। जैसे आप लिखते हैं 4 kg, 4 किलोग्राम, 4 ग्राम, एटसेट्रा। अब देखो इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज देखो, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है, पी का मतलब प्रोटॉन है। इनको फिजिक्स में कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। ये वैल्यू आपको याद करनी है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल का मतलब होता है सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ओ लेवल में सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये भी नोट्स में आएगा। अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज निकालते हैं। अल्फा पार्टिकल का चार्ज लिखने को होता है +2, लेकिन असल में कूलम में निकालना हो ना, तो उस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। किसी भी पार्टिकल पे जो आप केमिस्ट्री में बोलते हैं +2, +3, -1, वो तो रिलेटिव होता है। फिजिक्स में अगर चार्ज निकालना हो तो उस नंबर को नंबर ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नंबर फिक्स है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 फिक्स है। तो ये एक सैंपल कैलकुलेशन देखिएगा सब लोग, ये सैंपल कैलकुलेशन चेक करें।
अल्फा बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो निकलते हैं न्यूक्लियस से। अब आ जाएं इनकी स्पीड पर। नंबर 2 डालिएगा स्पीड। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की स्पीड देखें, सबसे हाई स्पीड होती है गैमा के पास, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। बस आपको ये याद रखना है कि इन तीन पार्टिकल्स में जो सबसे फास्ट होते हैं वो गैमा होते हैं, और अल्फा वैसे तो काफी फास्ट है लेकिन रिलेटिवली वो इनसे स्लो है। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। चलो नंबर 3 आयोनाइजिंग पावर। नंबर 3 डालो साइड हेडिंग, नंबर 3 आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजेशन ये भी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना कि किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, जैसे सोडियम में होता है तो वो आयन बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें पुट कर दें तो भी वो आयन बन जाता है। अब आपको ये नजर आ रहा है कि ये अल्फा पार्टिकल है और ये यहां से गुजर रहा है, यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स हैं। अल्फा पार्टिकल के गुजरने से एयर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइजेशन का मतलब यहां पर है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन इसके गुजरने से, अल्फा पार्टिकल के गुजरने से एयर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं। देखिएगा कि व्हेन अल्फा पार्टिकल्स, लिखिएगा व्हेन अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू अ मीडियम, when alpha particles pass through a medium, when alpha particles pass through a medium, they ionize the particles of the medium. They ionize the particles of the medium. उसके बाद ये वाली डायग्राम कॉपी होगी, उसके बाद ये वाली डायग्राम कॉपी करिएगा। ठीक है, अब जरा इसको देखिएगा। जो आयोनाइजेशन होती है वो टेम्परेरी होती है, थोड़ी देर के बाद ये मॉलिक्यूल्स दोबारा से न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि वो जो माइनस निकले थे, ये माइनस वो वापस अंदर चले जाएंगे क्योंकि प्लस उनको खींच लेगा। सो आयोनाइजेशन, लिखिएगा अब लाइन चेंज करके, आयोनाइजेशन, previous slide, please.
लिखिएगा आयोनाइजेशन इज अ टेम्परेरी स्टेट, ionization is a temporary state. After some time it reverses. After some time it reverses. After some time it reverses. देखो अल्फा पे जो चार्ज है वो +2 है, बीटा पे जो चार्ज है वो -1 है, गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता, तो जिस पर ज्यादा चार्ज होता है उसकी आयोनाइज करने की एबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। चलो अब जरा कॉन्सेप्ट देखो। आयोनाइजेशन के जरिए चार्ज पार्टिकल्स को अल्फा बीटा को डिटेक्ट करते हैं। दो ऑपरेटर्स मशहूर हैं, एक है विल्सन क्लाउड चैम्बर जो आजकल इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा है गीगर मिलर ट्यूब जिसका शॉर्ट फॉर्म है जीएम ट्यूब। ये बहुत फेमस है और ये आपको आजकल के पेपरों में भी मिलेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीएम ट्यूब। ये कॉन्सेप्ट क्या बनाओ कि अल्फा बीटा नजर तो नहीं आते, जो शुरू में मैंने आज चैप्टर के शुरू में बताया था, तो इनको डिटेक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं जो इनको लोकेट कर सकें। मतलब ये नजर नहीं आते, विजिबल नहीं होते। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। जो मैंने आपको बताया था दूसरे ऑप्शंस क्या होते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म होती है, फ्लोरेसेंट फाइल होती है, सॉरी फ्लोरेसेंट फिल्म होती है। ये जो रेडियो एक्टिव एरिया में काम करते हैं लोग, उन्होंने इस तरह के सेफ्टी बैजेस लगाए हुए होते हैं जिसके अंदर एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है। इधर खुदा ना करे उन पर अगर रेडियो एक्टिव रेस पड़ती हैं तो ये एरिया ब्लैक हो जाता है। और ये बैजेस, जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज जाकर जाते हुए ये बैजेस पहनते हैं ना, तो ये लोग ऐसे बैजेस पहनते हैं।
और यहाँ पर उनको ये नजर आता है कि ये जब ब्लैक हो जाता है तो उसका मतलब है कि वो डेंजर में है। चलें, अब हेडिंग डालिएगा, साइड हेडिंग डालिएगा, स्मोक डिटेक्टर। ये अल्फा पार्टिकल ही का पार्ट है। स्मोक डिटेक्टर आजकल घरों में भी लगते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होता है, इट इज लाइक दिस शेप। इसके ऊपर आपको इस तरह का सर्किट होता है और स्मोक डिटेक्टर घरों में लगे होते हैं। अगर आग लगे या किसी और रीजन की वजह से स्मोक बने तो अलार्म बजता है। ये जहाजों में भी, एरोप्लेन्स में भी लगे होते हैं, ताकि अगर कोई स्मोकिंग करे या कोई खुदा ना करे आग लगनी शुरू हो तो आग लगने से ना स्मोक पैदा होता है। ये बहुत इफेक्टिव होते हैं और अगर स्मोक बने तो ये स्मोक को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, समझिए टेक्निकल कॉन्सेप्ट। और से देखिएगा, इस पूरे सर्किट को ऊपर लिखा हुआ है सीलिंग, ये छत पे लगे होते हैं और यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पर एक प्लेट है और यहाँ पर एक अलार्म लगा हुआ है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये वाला, ये इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल सोर्स। बीच में यहाँ पर हमने आयोनाइज एयर रखी हुई है। अब क्या होता है, एयर आयोनाइज हुई हुई है। अल्फा पार्टिकल्स हैव आयोनाइज द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। ये जो रीजन है ना ये वाला, ये अल्फा पार्टिकल्स की वजह से आयोनाइज हो जाता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आयंस बनते हैं तो उसकी वजह से करंट आता है। जिन लोगों ने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ ली है तो उनको पता है कि अगर आप इस तरह प्लेट लगाएंगे तो प्लस माइनस मूव करेंगे। अब क्या होता है, जैसे आपको नजर आ रहा है ये धुआं आ रहा है, इस अपरेटस को कहते हैं स्मोक डिटेक्टर। ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, जब स्मोक इसके अंदर जाता है तो स्मोक के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। ये कार्बन पार्टिकल्स इन आयंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने से करंट डिक्रीज करता है। जैसे ही करंट डिक्रीज करता है अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर आग लग रही है। मैं शुरू से दोबारा बताऊंगा। टॉपिक का नाम है स्मोक डिटेक्टर। ये क्या होते हैं, आजकल ये घरों में भी लग रहे हैं और जहां पर कोई फायर का काम होता है वहां तो लाजमी लगे होते हैं। इसी तरह घरों के अलावा ये एरोप्लेन्स में लगे होते हैं, ट्रेन्स में लगे होते हैं। इनका काम ये होता है कि जैसे ही धुआं आएगा, जैसे ही धुआं पहुंचेगा, ये उसको डिटेक्ट करेंगे। ये काम कैसे करते हैं, इनके अंदर एक अलार्म लगा हुआ है, दो पैरेलल प्लेट्स लगी हुई हैं, ऊपर एक स्मोक, ऊपर एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, यहाँ पर आयोनाइज एयर है, इनके अंदर यहाँ बीच में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आयोनाइज हुए हुए होते हैं। अच्छा, ये अल्फा पार्टिकल इनको आयोनाइज करते हैं। आयोनाइजेशन से करंट बनता है जो चलता रहता है। अच्छा, अब अगर स्मोक आएगा तो आपने देखा होगा स्मोक में ना कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से कफ होती है, खांसी होती है। स्मोक पार्टिकल्स क्या करते हैं कि वो एयर में मौजूद आयंस को डाइजेस्ट कर लेते हैं, आयंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो एयर न्यूट्रल हो जाती है। जब एयर न्यूट्रल हो जाती है तो करंट डिक्रीज करता है। जैसे ही करंट डिक्रीज करता है ये अलार्म उसको सेंस करता है और अलार्म बजना शुरू हो जाता है। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ अ स्मोक डिटेक्टर। लिखिएगा, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। लिखिएगा, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस against fire and smoke. It is a safety device against fire and smoke.
against fire and smoke. ठीक है, अब आपने ये लिख लिया। अब आप ये वाली सर्किट डायग्राम कॉपी करिएगा, रफ डायग्राम चलेगी, आप ये वाली डायग्राम कॉपी कर लीजिएगा। सब लोग ये वाली डायग्राम कॉपी करें। देखिएगा कि ड्यू टू अल्फा पार्टिकल्स air molecules between the plates get ionized. Due to alpha particles, air molecules between the plates get ionized. A current is produced. अपडेट मत करिएगा, जो मैं अपडेट मैंने दिखाया उसको आप अपनी डायग्राम को अपडेट मत करिएगा। This produces a current. When smoke enters the device, when smoke enters the device, current decreases. When smoke enters the device, current decreases and alarm rings. Current decreases and alarm rings. And alarm rings. चलें, अब एक लाइन छोड़िएगा और नंबर डालिएगा 4 पेनिट्रेशन।
देखिए मैंने पहले बताया था कि अब चूंकि हमारा अब मॉक्स बहुत करीब हैं, कुछ स्कूलों में फर्स्ट वीक से, कुछ में सेकंड से, कुछ में थर्ड वीक से, मतलब डिफरेंट मार्च में मॉक्स हैं। तो अब चूंकि हमारे पास ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है कि अर्लीस्ट में ख़त्म हो, और ज़ाहिर है फिर हमें पास पेपर की क्लासेस भी बढ़ानी है, तो मैं क्लासेस बढ़ाऊंगा और मैं आपको बता दूंगा। एक्स्ट्रा क्लासेस जो भी होती हैं मैं वो रिकॉर्ड करता हूँ और मैं उसको फिर अपने चैनल पे डाल देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर और ट्यूशंस पे भी लोड बढ़ेगा, सब जगह एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। जैसे सर इमरान मर्चेंट स्पेशली एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत लेते हैं अप्रैल में आकर, तो उस वक्त से पहले पहले हर चीज़ रेडी होनी चाहिए। हमने ये कोशिश की है कि फिजिक्स में जितना क्वालिटी मटेरियल है वो अब ख़त्म होने वाला है। पीछे जो चैप्टर्स हैं वो आसान हैं, मैं उनके भी नोट्स इंशाल्लाह बनवाऊंगा, लेकिन ये कि वो आसान चैप्टर्स हैं, उनमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। आपने क्लास 9th में भी उनके पेपर दिए हैं, 10th में भी दिए हैं। ये जो चैप्टर्स हैं इनके लिए हमें कुछ क्लासेस और चाहिए, तो आई विल इंशाल्लाह ट्राई कि कल शाम को भी एक क्लास हो, मतलब अगर वो क्लैश कर रही होगी तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और शाम को रखूंगा। और जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं, वो तो ज़ाहिर चलती रहेंगी, जो हमारी पास पेपर की और थ्योरी क्लासेस हैं। तो अभी आज का काम यहीं तक है, हम आज का काम यहीं तक रोक रहे हैं और हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे। इट्स ओवर फॉर टुडे।